एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम यूपी टीईटी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। और यह जो यूपी टीईटी का प्रश्न पत्र होगा, यह प्रश्न पत्र आपका सन 2011 की परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा ये। और हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे कि ये हिंदी का जो खंड है, यहाँ से हिंदी भाषा का जो प्रश्न पूछा जाता है वो कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है। और ये एक ऐसा खंड होता है टीईटी के विद्यार्थियों के लिए कि अगर इस खंड पे कमांड कर लेते हैं तो ये 30 में 30 नंबर भी दे के जाता है। साथ ही साथ मित्रों, अगर यूपी टीईटी की परीक्षा आपको पास करनी है और आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो मुझे निश्चित रूप से यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी पे 30 में 30 कमांड करके अपना बना सकते हैं। ये एक तरह से पूर्व वर्षों के परीक्षा का ही प्रश्न पत्र है। आप प्रश्न पत्र देखेंगे और एक आइडिया अपनी डेवलप करेंगे कि हिंदी के किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को कि वर्ष 2011 की परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं वो किस तरह के प्रश्न थे, हिंदी से पूछे गए थे। बारी बारी से हम सभी ईयर्स के हिंदी के पेपर्स आपके लिए लेके आएंगे और आप देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उन सभी टॉपिक्स पे, जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी टॉपिक्स से एक विस्तृत नोट्स भी हम आपके लिए लेके आएंगे। मित्रों, हम देखते हैं पहला ही प्रश्न इसमें हिंदी का जो 2011 में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। ये कह रहा है कि नीचे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ये उपसर्ग पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। और इनका प्रश्न में क्या है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आप विकल्पों में देख सकते हैं, अव है, उप है, अति है या अप है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। कौन सा लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये अपमान में जो है अप उपसर्ग लगा हुआ है। अब थोड़ा सा उपसर्गों के बारे में देखते हैं। तो जैसे अप उपसर्ग वाले अन्य शब्द आप देखें तो अपशब्द, ठीक है, अपशब्द हो गया। अपहरण, अपहरण हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपराध, अपराध हो गया। तो ये सारे प्रश्न, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें अप उपसर्ग लगा हुआ। और यहाँ ये उपसर्ग पूछ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो सहसा ही आप आंसर इसका डी विकल्प लगा सकते हैं कि अपमान में कौन सा लगा हुआ है, तो अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से अन्य उपसर्गों के शब्द भी आते हैं। जैसे आप देखेंगे अव है, ठीक है, उपसर्ग देखिए, ये अव भी उपसर्ग होता है, ठीक है। अति भी उपसर्ग होता है, साथ ही साथ आप उप भी उपसर्ग होता है, ठीक। जैसे आप यहां देख रहे हैं विकल्प में, विकल्प बी में उप की चर्चा कर रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि इनके कैसे कैसे शब्द होते हैं। जैसे आपने इसका अप का देखा है, जो आपका सही आंसर था कि अपमान हो गया, अपहरण हो गया, अपराध हो गया, अपकार हो गया। उसी तरह अब हम अव का देख लेते हैं। अव भी यहाँ विकल्प में है और अत भी यहाँ विकल्प में है, तो तीनों का हम देख लेते हैं। अब जैसे अव का देखते हैं आप, तो अव के कौन कौन से शब्द आपको मिलते हैं आप देखिए। अवगत हो जाएगा, अवगत, ठीक। अवलोकन, ठीक, बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। अवनत हो जाएगा। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए अव उपसर्ग के शब्द हो गए। ये माने उपसर्ग आपसे पूछता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसी तरह से आप देखिए अति उपसर्ग का शब्द देख लीजिए, तो इसमें आप देखेंगे तो अतिकाल हो गया, अतिरिक्त हो गया। जैसे अतिकाल लिखा है और पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। अतिरिक्त लिखा हुआ है और पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है, हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। इसी तरह उप का होता है, जैसे उप का देखिए, उपकार हो गया, उपकृत हो गया, है ना। आप एकदम आसानी से, बहुत सावधानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि उपसर्ग जो होता है शब्द के ठीक पहले अपमान, जैसे आप ये देखेंगे कि किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ जो प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। किसी शब्द से ठीक पहले आएगा और उसका जो है क्या करेगा, एक विशेष अर्थ प्रकट करेगा। क्लियर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दुर्वस्था। अब ये पूछ रहा है इसमें कौन सा उपसर्ग है। सेम सा प्रश्न है, आपने वहां देखा ही है, फिर आप यहां देख सकते हैं। दुर्वस्था में ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्गों में क्या क्या दिया है, दुस दिया है, दुर दिया है, अव दिया है और दु दिया है, ठीक है। तो दुर्वस्था में कौन सा हो जाएगा, आप सहसा निकाल लेंगे दुर। ये आप ये आसानी से भी निकाल लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि विकल्प बी इसका
सही आंसर है। अब जैसे ये यहाँ तो दुर्वस्था लिखा है, लेकिन अगर दुराचार दिया हुआ है, दुराचार ऐसे ही शब्द आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो आप निकाल लेंगे कि यहाँ दुरुपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही दुर्दशा लिखा हुआ है ना। जैसे मैंने कहा कि कहीं कहीं शब्द थोड़ा सा, अब यहाँ अगर आपको दुर्दशा दे देता है, दुर्दशा लिखता है, तो आपको यहाँ र नहीं मिलेगा, लेकिन र यहाँ है, साइलेंट रूप में यहाँ है, ध्यान दीजिए, दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा में जैसे दुराचार में दुर आपको स्पष्ट क्लियर मिल गया, या फिर एक शब्द हम और देख लेते हैं, दुर्वस्था ही देख लेते हैं, तो दुर्वस्था में भी आपको दुर मिल गया। यहाँ अगर ये दुर्वस्था लिखे हैं, दुर्वस्था, ठीक है, तो यहाँ भी तो आपको दुर मिल गया है, तो आपको लगा कि हाँ चलिए दुरुपसर्ग है। दुराचार लिखा है तो यहाँ भी दुर मिल गया है, लेकिन जैसे ही दुर्दशा लिखेगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। आप अभ्यास कीजिए कि दुर्दशा में द पर जो है ये र है, ये र है, इसीलिए यहाँ पे भी दुरुपसर्ग होता है। एक शब्द और हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे दुर्जन लिखा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि दुर्जन लिखा हुआ है, तो दुर्जन में आपको दुर तो दिख नहीं रहा है कहीं, लेकिन ये र देखिए आप, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रिक है इसकी कि अगर ये इस तरह के शब्दों में दुरुपसर्ग पूछता है तो अगर ऊपर भी र है तो वो दुर के श्रेणी में आ जाता है। आशा है आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दुस उपसर्ग देख लीजिए। दुस में आप यहाँ दिया है पहले ए विकल्प में, तो दुस्साहस हो गया, ठीक है, दुस्साह हो गया, दुष्कर्म हो गया, ये सब सब दुरुपसर्ग हैं। अवउपसर्ग आपका दिया है तो अवतार है, अवशेष है, अवनति है, अवस्था है, यहाँ पे क्या होता है, अवउपसर्ग हो जाता है। और दु उपसर्ग कह रहा है तो दु उपसर्ग भी थोड़ा सा टेक्निकल होता है, हम यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, अगर दु उपसर्ग का शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दुकाल माने थोड़ा शब्द ऐसे आएंगे जो आपके सुने हुए कम होंगे। दुकाल हो गया, दुबला हो गया, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका दुबला हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका दोबारा हो गया। तो यहाँ जहाँ इस तरह के शब्द आएंगे वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ आपका हो जाएगा दु उपसर्ग आपका वहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। अगला देख लेते हैं। अब फिर वही प्रश्न है, देखिए कितने प्रश्न हैं और कितने आसान से प्रश्न हैं, थोड़ा सा सावधानी से ये प्रश्न हल किया जा सकते हैं। जैसे ये पराजय में पूछ रहे हैं, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ विकल्पों में देखेंगे, परि, प्र, परा और आ। ठीक है, 4 विकल्प हैं। तो पराजय में आप सहसा उत्तर लगा सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा, परा हो जाएगा। यहाँ तो आप आसानी से निकाल लेंगे। 2011 का जो प्रश्न पत्र है इसमें जो उपसर्ग पूछा है इसमें तो निकाल लेंगे कि इसका उत्तर सी हो जाएगा, और परा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन परा उपसर्ग से अन्य भी शब्द हैं। ठीक है, जैसे परामर्श हो गया, ठीक, परामर्श, इसमें भी परा उपसर्ग है, निकल जाएगा आसानी से। पराभूत हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए पराभूत, ये हो गया पराभूत, इसमें भी परा उपसर्ग है, आसानी से निकल जाएगा। तो पराजय में क्या लगा हुआ है, उत्तर इसका परा हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह के जब भी शब्द आएंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। अन्य भी जैसे जो हैं शब्द आप इसमें देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं जैसे प्र आया हुआ है। ठीक है, तो प्र में भी बहुत दिक्कत नहीं होगी, हम अन्य विकल्पों की भी चर्चा कर लेते हैं। प्र में भी बहुत दिक्कत नहीं होगी, जैसे प्रकाश लिखा है और यहाँ उपसर्ग आपसे पूछ रहा है तो प्र उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। प्रख्यात लिखा हुआ है, प्रख्यात, अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ भी प्र उपसर्ग आपको दिख जाएगा। प्रचार लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको प्र उपसर्ग दिख जाएगा। अगर इसमें उपसर्ग आपसे पूछता है तो बहुत आसानी से आप लगा ले जाएंगे। प्र उपसर्ग की बात कर लिए, परा का हमने देखा ही, पराजय, इसको हमने देख ही लिया है। अब आ उपसर्ग की बात करते हैं, कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आ उपसर्ग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आरक्त। क्या मिलेगा, आरक्त, इसमें आ उपसर्ग है, निकल गया। आगमन, आकाश, आजन्म, मान लीजिए आजन्म लिखा है, आजन्म, पूछता है कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमको इस प्रश्न को हमने देख लिया कि जो भी क्या नाम है, किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। और इस तरह का अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको हल भी कर ले जाएंगे। लेकिन अगर उपसर्ग दे दिया और शब्द दे दिया, आपको अभ्यास करना तो बहुत जरूरी होगा, उस समय थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसमें आएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है,
अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा सा प्रश्न है, कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए यहां पे इसने क्या पूछ दिया आपसे, समास पूछ दिया इस यहां पे, ठीक है। तो आपको जैसे क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान देते रहिए। एक तो उपसर्ग अभी आप देख के आए हैं, उपसर्ग आपको पढ़ना है। दूसरा आ गया टॉपिक किसका, समास का आ गया, है ना। तो आपको समास भी पढ़ना है, ठीक। अब द्विगु समास, सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा अगर आपको याद रहेगी तभी आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जिस समास का, जैसे अब इसमें हम देखते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, जो प्रथम पद होगा, ठीक है, प्रथम पद क्या होगा, वो आपका होगा संख्यावाचक। प्रश्न हम हल करेंगे लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि द्विगु समास है क्या। प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसमें एक समुदाय का बोध हो, साथ ही साथ क्या हो, इसके साथ साथ प्लस एक समुदाय का बोध हो, एक समुदाय का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। यानी पूरी परिभाषा हो गई कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसमें एक समुदाय का बोध हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब आप देख लीजिए विकल्पों में, विकल्पों में जब हम देखते हैं तो माता पिता, ठीक, माता पिता में पहली चीज़ तो ये प्रथम पद संख्यावाचक नहीं है, ठीक, और दूसरा एक समुदाय का भी बोध नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है यहाँ पे। ऐसे निकालते हैं इसको, यथाशक्ति, ठीक, इसमें भी आप देख लीजिए यथाशक्ति में भी, इसमें भी ऐसा नहीं है, न संख्यावाचक है न समुदाय है, ठीक। उसके बाद हम सी देखते हैं और सी विकल्प में हमको मिलता है नवग्रह। क्या मिल गया, यानी सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न है, कितनी आसानी से हल हो सकता है। बस एक चीज जानना है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है प्लस इससे एक समुदाय का बोध होता है। अगर ये दो चीजें हमें तैयार हैं तो प्रथम पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, यानी कि नव। देखिए यहां नवग्रह दिया है ना आपको, तो ये हो गया नव, ठीक, आप ऐसे समझिए या नौ ऐसे समझ लीजिए। और ग्रह दिया, क्या दिया हुआ है, ग्रह दिया हुआ है, यहां देखते हैं ये ग्रह दिया हुआ, तो सभी तो ग्रह ही है ना, नौ तो ग्रह हैं, यानी कि ये एक समुदाय हो गया। ये तो क्या हो गया, यहां एक समुदाय हो गया और यहां पे संख्या हो गया, यानी कि द्विगु समास कौन हो जाएगा, नवग्रह आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इसको आसानी से खूब कायदे से समझ लिए होंगे। और आपके अगर वीडियोस पे आप हैं मेरे तो ध्यान से बिल्कुल देखिए, कई प्रश्नों की व्याख्या हम इस तरह से करने वाले हैं कि बिल्कुल आपको देखते देखते वीडियो ही आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35वें नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था 2011 में, वो क्या पूछा गया था, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी में, देवनागरी में, खरोष्टी में या गुरुमुखी में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या नाम है आपको याद ही करनी होती हैं, और आप जानते भी हैं, पहले भी पढ़े होंगे कि हिंदी किस में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है बी ऑप्शन सही होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं जिनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। ये जो ब्राह्मी है और खरोष्टी है ये प्राचीन काल की है, आज की नहीं है, ठीक है। खरोष्टी भी प्राचीन हो गई, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। और गुरुमुखी जो है ये क्या है, ये पंजाबी है, ये आपकी पंजाबी हो गई। तो एकमात्र हमारी देवनागरी बच गई, जो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है प्रश्न पूछते हैं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछ दिया सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ध्यान से देखेंगे, सर्वनाम के भेद पूछ दिया ये, ठीक है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, 6, 5, 7 और 4। तो ये तो याद करने की चीज़ है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि सर्वनाम के कुल टोटल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फिर भी हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वनाम के 6 भेद आप देख सकते हैं। एक पुरुषवाचक होता है, क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक हो गया, ठीक। तीसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक हो गया। चौथा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक हो गया। और पांचवा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पांचवा संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और छठा जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये अगर आपको याद है, एक बार आपने पढ़ लिया इसको, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, यहाँ बहुत ही आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। एक ट्रिक मेरे साथ अपनाइए और याद कर लीजिए। देखिए, पुरुष, संबंध और प्रश्न, तीन अलग अलग हम याद कर लेते हैं। बाकी निज, निश्चय, अनिश्चय, नी से निजवाचक, नी से निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक का उल्टा कर देंगे तो अनिश्चयवाचक। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद आप यहीं तैयार कर सकते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्न भी यही पूछा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कुल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगला प्रश्न चिन्हों से, यहाँ पिछले प्रश्न में आपने देखा क्या पूछा था, इसने सर्वनाम पूछ लिया था। और अगले प्रश्न में इसने क्या पूछ लिया है, ये पूछा है कि आकाश और पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, ये चिन्ह पूछ लिया है। आपसे जानना चाहता है कि ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, इसे अल्प विराम चिन्ह कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेंगे, ठीक, या योजक चिन्ह कहेंगे। तो आप जानते भी हैं, जैसे हमने लिखा माता पिता, अभी पीछे विकल्प में ही आया था माता और पिता, तो हमने दोनों को जोड़ दिया है ना। इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। तो पहले तो उत्तर यही जान लीजिए। इसका एक विकल्प जो है वो आपको नीचे दिया होगा, मुझे लग रहा है, हाँ, उद्धरण चिन्ह दिया है, ये नीचे दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सॉरी। अब हम जान लेते हैं कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। तो देखिए, सभी चिन्हों को जान लेते हैं। यहाँ तो सबसे पहले ये कह रहे हैं, जब से आपसे कहे हैं कि आकाश और पाताल के बीच ये जो चिन्ह लगा है, ये कौन सा चिन्ह है, तो हम यहाँ पे दे दिए कि ये योजक चिन्ह है, योजक है ये। अब अल्प विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो आप यहीं देख लीजिए, समझ लीजिए, ये जो छोटा सा ऐसे लगाते हैं, ये अल्प विराम चिन्ह होता है। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह कह रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए, ये ऐसे करके ऐसे जो होता है, ये विस्मयादि बोधक होता है। योजक चिन्ह हम लोग पढ़े ही विकल्पों में, यही होता है। साथ ही साथ एक चिन्ह ये और कह रहे हैं, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक अगर कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कह रहे हैं ये। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जब किसी चीज़ को उदग्रित करना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपका आ जाता है उद्धरण चिन्ह। देखिए, जैसे ऐसे ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे, यानी कि हम उदग्रित करते हैं कि ये मुख्य है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह की अगर बात करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं, हमेशा पढ़ें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह की बात करते हैं तो भी आप जानते हैं, ये पूर्ण विराम चिन्ह हो गया, जहाँ खड़ी पाई लग जाती है। तो आसान सा है, चिन्हों का जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से आप सरलता से अगर पूछते हैं तो हल कर ले जाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना हो। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। यह प्रश्न जो है ये कह रहा है कि यह नई साड़ी वाक्य में नई शब्द है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है ये, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नई शब्द क्या है, यही पूछ रहा है ये। सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। ठीक है, तो आप ये जानिए कि जो साड़ी है, ये कह रहा है ना नई साड़ी, यहाँ हम लिख के देख लेते हैं, ये बात कर रहे हैं नई साड़ी। ये जो साड़ी है इसकी विशेषता है कि ये नया है। साड़ी पुरानी भी हो सकती है, साड़ी नई भी हो सकती है, तो ये नया होना इसकी विशेषता है। तो अगर आप ये जान गए कि साड़ी की विशेषता है नया होना, तो खट से डी विकल्प। ये पूछ रहे हैं नई साड़ी में नई शब्द क्या है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि नई शब्द क्या कह रहे हैं, सर्वनाम का है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो साड़ी की विशेषता है कि वो नई है। ठीक है, इसको समझ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब जानिए कैसे ये हो जाता है, विशेषता कैसे हो जाता है ये भी जान लीजिए। क्लियर कट उत्तर तो आप जान ही गए अब कि ये विशेषण हो गया, लेकिन अब अगला समझ लीजिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो ध्यान से देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, क्लियर है ना। तो अब यहाँ साड़ी क्या है, अब देखिए, यह सर्वनाम तथा नई साड़ी शब्द का विशेषण है। यह क्या हो गया यहाँ पे, यह जो है ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, और नई साड़ी क्या हो गई, उसका विशेषण हो गया। देखिए, ये एक तरह से विशेष से विशेषण के खंड में ये जाएगा प्रश्न ये, और थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है।
अब हमने इसको नई साड़ी की विशेषता मैंने बताई कि साड़ी नई है इसलिए वो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कट समझ लीजिए कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो आपको ये जानना होगा कि सर्वनाम क्या होता है और संज्ञा क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी होगी। यह वह ये आपका सर्वनाम हो गया, और संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ नई साड़ी के ठीक पहले यह आया है, यानी यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और उसी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि कैसी है साड़ी, तो नई साड़ी है, इसीलिए क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए अब यहाँ पे भी आपको समझना होगा, बहुत ही आसान है ये, तत्सम शब्द का चयन आपसे करवाना चाहता है। तो आप पहले तो तत्सम और तद्भव समझ लीजिए। तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तत्सम होता है कि जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया हो, संस्कृत से ज्यों का त्यों, ठीक है, एक तरह से आप इसको मान सकते हैं शुद्ध शब्द। और तद्भव क्या होता है, यहाँ ये समझिए, ये दो शब्द होते हैं। तद्भव क्या होता है, तो तद्भव माने कि शब्द जो है प्रयुक्त होते होते थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, तो वो तद्भव होता है। तो यहाँ हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आप इस प्रश्न में ध्यान देंगे कि सभी चीज़ें इसमें ज्यों की त्यों नहीं ली गई है, शुद्ध नहीं ली गई है। अब हम यहाँ आपको बता भी सकते हैं कि कैसे क्या अशुद्धि है, आप देख लीजिए। क्या हमको चयन करना है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो जैसे हम लोग जो बोल चाल में बोलते हैं, आम बोलते हैं, आप भी इसको समझते होंगे, लेकिन शुद्ध शब्द जो इसका है वो आम रहे, यानी आम क्या हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है। अब दूध जो आप बोल रहे हैं आप, ये अशुद्ध हो गया, ये आपका शब्द है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा दुग्ध। दुग्ध सही होता है, लेकिन हम दुग्ध नहीं बोलते हैं, दुग्ध से बोलते बोलते हम उसको किस में परिवर्तित कर दिए हैं, दूध में बदल दिए हैं, और ये आपका तद्भव हो गया। इसीलिए इसने पूछा है कि तत्सम शब्द बताइए, तो एक आम रही है जो तत्सम है, ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह से शहीद भी है और इसी तरह से खिड़की भी है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का। देखिए जो चीज़ें हम लोग वहाँ समझ रहे थे वो यही आ गया, तद्भव, यानी कि बाकी सब शब्द शुद्ध हैं, केवल एक शब्द ऐसा है जो शुद्ध ग्रामेटिकल दृष्टि से शुद्ध नहीं है, ठीक है। देखिए बैंक शुद्ध शब्द है, जैसे का तैसे है। अमीर शुद्ध शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अग्नि, अब जैसे यही अग्नि का आपका आग लिखा होता ना, तो ये क्या हो जाता है, ये तद्भव हो जाता, लेकिन आग तो है नहीं। तो अगर आग नहीं है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशन में अगर आग नहीं है ये, तो इस कंडीशन में अगर अग्नि लिखा है तो ये शुद्ध शब्द है। अब यहाँ लिखा है मुंह, ठीक है, क्या लिखा है, मुंह लिखा है। देखिए सॉरी, मुंह नहीं होता है, ये तद्भव हो गया। मैंने कहा ना अशुद्ध शब्द होगा तो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। ये मुंह का क्या होता है, इसका होता है मुख, है ना। ऐसे लिखा होगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये तत्सम हो जाएगा। और यही कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी जो अशुद्ध है, जो तत्सम नहीं है। अब ये मुख तो तत्सम हो गया, तो इसका जो मुंह शब्द है ये क्या हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। बस एक चीज़ यहाँ आपको समझना है, तद्भव यानी संस्कृत से जिस तरह से शब्द आया था वैसा का वैसा ही लिया गया है, और तत्सम और तद्भव जो है वो शब्द हम प्रयोग करते करते थोड़ा उसका रूप बदल दिए हैं, उसको हम तद्भव बोलते हैं। अगर तद्भव तत्सम, मैं चैप्टर तद्भव तत्सम अपने इस चैनल पर लेके आऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा, और मैं गारंटेड आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर एक बार आपने हमारी वीडियोज़ को देख लिया तो तद्भव तत्सम से कभी भी कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे इस प्रश्न में जो बैंक है, अमीर है, ये जो दोनों शब्द हैं, ये शब्द ना तद्भव के हैं ना तत्सम के हैं, बल्कि ये शब्द किसके हैं, ये शब्द जो हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं दोनों। अग्नि है, हमने बताया है कि ये शुद्ध है, ये तत्समी शब्द है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यही अगर अग्नि की जगह आग लिखता तो यह भी क्या हो जाता, तद्भव हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव तत्सम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस चैनल पे। अगला शब्द, निम्नलिखित में कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसने पूछा है। और यहाँ ये थोड़ा सा एक खंड ऐसा आता है जहाँ थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक है, रवि,
तमिश्रा, तमिश्र, विभा, है ना, ये सारी जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक, लेकिन जो यामिनी दिया हुआ है इसमें, ये दिनकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ये एग्जाम में बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। तो दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी है, अंशुमाली भी है, लेकिन यामिनी इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा यामिनी। यामिनी भी जान लेते हैं किसका पर्यायवाची है, तो यामिनी पर्यायवाची होता है किसका? रात्रि का। ठीक है मित्रों, ये पर्यायवाची का खंड आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा रटना पड़ेगा, तब ये प्रश्न हो पाएगा। अब हम आ गए संधि विच्छेद पे। पूछ रहा है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो संधि विच्छेद भी एक बढ़िया टॉपिक है और इसको भी थोड़ा सा अध्ययन के बाद ही आएगा। इस विकल्प में हम देखते हैं तो यहाँ पहले विकल्प में ही मनोरथ का जो संधि विच्छेद है वो पहले विकल्प में ही इसने दे दिया, मनः धन रथ मनोरथ। ये कौन सी संधि है? ये आपकी होती है विसर्ग संधि। जब सभी संधियाँ आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। सभी संधियों के अपने नियम हैं, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि, यदि विसर्ग संधि के पहले अ हो और वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण यर लव ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें अगर लिखा है अधः, ठीक है, अधः धन गति अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है? अभी मैंने बताया अधोगति हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा ये। अब जैसे मनाधन ज लिखा है, मनाधन ज अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। सीधा सीधा इसका विसर्ग, ये विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग संधि आप जानते हैं तो आसानी से इसको निकाल लेंगे। बस आपको ये जानना है कि पहले अ हो और वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण, अथवा यर लव वो ह हो। थोड़ा सा डिटेल में इसे समझेंगे तो समझ में आएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ होता है, यानी ए विकल्प इसका सही है। चलिए अगला हम देखते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है, बहुत बढ़िया। यहाँ भी ये भी प्रश्न जो है ये संधियों से संबंधित ही प्रश्न है। तो जो विद्यार्थी है ये क्या, किसका उदाहरण है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको मात्रा जो है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, तो जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? तब ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? डी। जैसे वृद्धि स्वर संधि कह रहा है, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, और डी विकल्प में दीर्घ स्वर संधि कह रहा है। तो विद्यार्थी में क्या होता है? तो विद्यार्थी में होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक, क्लियर है। संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है दिग्भ्रम उदाहरण है। ठीक, ये किस संधि का उदाहरण है ना? तो दिग्भ्रम जो है आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें विसर्ग संधि दे रखा है, अयादि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यण स्वर संधि है। तो दिग्भ्रम जो होता है ये इसका जब पढ़ेंगे तो ये दिक, ठीक है, धन भ्रम ऐसे होता है। और ये आता है किस में? ये आपका आता है व्यंजन संधि में। यानी कि जो दिग्भ्रम जो उदाहरण पूछ रहे हैं वो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखते हैं हम इसको। कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। ये देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो कारक भी आपको डिटेल से रटना पड़ेगा, और एक बार आपने रट लिया तो बहुत आसानी से आप इसको लगा लेंगे। अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये पूछ रहा है कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। अब पूछिए अपादान कारक मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्ली छत से कूद गई, यानी बिल्ली अलग हो गई, छत अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। और ये जब कारक आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए को अपादान से। ठीक है, अपादान क्या होता है? आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। अपादान ये 5-6 है, आप याद कर लेंगे। अपादान होता है से, छत से कूद पड़ी। ये देखिए से यहाँ ना, छत से कूद पड़ी, यहाँ पे प्रश्न में देखिए से है। ठीक है, और से किस अर्थ में आना चाहिए? पृथकता के लिए आना चाहिए। पृथकता यानी कि दोनों पृथक हो जाएं। तो यहाँ छत से कूद पड़ी है ना, अलग हो गई है ना, पृथक हो गई है ना, और से इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ कौन सा कारक हो गया है? अपादान कारक हो गया।
अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। आसान सा प्रश्न है, जो युद्ध में रहेगा वो युधिष्ठिर होगा। अब इसके लिए क्या कोई दिक्कत नहीं है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युद्ध में स्थिर रहेगा, वो यशस्वी होगा नहीं, सत्याग्रही होगा नहीं, अश्वारोह होगा नहीं, तो वो क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आसान सा है, युधिष्ठिर हो जाएगा। देखिए अब इनका भी व्याख्या आप देख लीजिए। ये प्रश्न है अनेक शब्दों का एक शब्द, एक बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो जैसे जो युद्ध में रहता है वो युधिष्ठिर होता है। ये प्रश्न का उत्तर तो हो गया आपका, समझ ही गए होंगे। यशस्वी किसे कहते हैं? जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहते हैं। जो अश्व की सवारी करता हो उसे अश्वारोही कहेंगे, और जो सत्य का आग्रह करता है उसको सत्याग्रही कहेंगे। ये अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रश्न, आसान सा है, आप लगा ले जाएंगे। शैव कहते हैं जो किसकी उपासना करते हैं? जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शैव उसी को कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं। बहुत टाइम नहीं लेते हैं इस पर। शिव के उपासक को शैव कहेंगे, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहेंगे, और जो किसी की उपासना नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? एक शब्द है, देखिए नहीं दिमाग में आ रहा है इस समय। नास्तिक जो होता है वो नहीं किसी की उपासना करता है, तो वो हो जाएगा। बाकी आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? तो जो वाचाल यानी कि जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। प्रश्न यहाँ पे है वाचाल किसे कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बहुत बोलता है वाचाल। जो कहाँ है? जो जल्दी जल्दी चलता है उसको क्यों वाचाल कहेंगे? वाचाल तो बोलने से है, जिसकी चाल ठीक ना हो उससे भी मतलब नहीं है। जो बहुत बोलता है, विकल्प सी इसका सही आंसर। और जो चुप रहेगा वो वाचाल होगा नहीं, है ना? तो इस तरह से इसको समझिएगा। अगला देखते हैं, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? कह रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है ये? तो श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें क्या है? ये बी है, क्रिया विशेषण है। वो क्रिया कर रहा है, धीरे धीरे चलने की क्रिया कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और पूरे लाइफ में इसका उपयोग होता है। और जैसे टीटी के विद्यार्थियों को तो निश्चित रूप से इसको जानना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य ही टीचिंग का होता है, लिखने पढ़ने का होता है। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन पूछ रहा है। अब देखिए आप प्रश्न में देखिए कैसे पूछ रहा है। आनुषंगिक, आनुषंगिक, देखिए ध्यान दीजिए, आनुषंगिक ये भी है, आनुषंगिक ये भी है, आनुषंगिक ये भी है, आनुषंगिक ये लिखा है। तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आनुषंगिक ही होता है, संगीक नहीं होता है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है। अब आनुषंगिक ये छोटा सा इसमें नहीं होता है, और यहाँ भी ये अनुषंगिक लिखे हैं तो अनुषंगिक शब्द ही नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। आनुषंगिक में यहाँ 100 दिए हैं तो ये भी कट जाएगा। सही आनुषंगिक जो होता है वो ये होता है, विकल्प ए इसका सही है। ये पूछ रहे हैं वर्तनी के अनुसार शुद्ध, और ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि जो आनुषंगिक है उसमें ये वाला सड़सोड़ सौ गी अक्को ऐसे होता है, तब आनुषंगिक ही आपका सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अंताक्षरी। बहुत बार पूछता है, कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट सा प्रश्न है कि कौन सा अंताक्षरी सही है। तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। अंताक्षरी ये लिखा है, ठीक है, ये उसके बाद ये भी देखिए अंत्याक्षरी लिखा है, ये भी अंत्याक्षरी और ये भी अंताक्षरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। इसको याद, ये इसका विकल्प भी सही है, यानी ये एकदम प्राथमिक के बच्चों की तरह आपको याद करना पड़ेगा। आधा नौ, सॉरी ओ सिट, देखिए यहाँ पे अगर आप याद करते हैं तो ये इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। चलिए, आधा नौ, आधा तो याक्षरी, इसको ऐसे ही याद ही किया जाता है, यानी कहीं भी अंत्याक्षरी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा ऐसे याद करिए, आधा नौ आधा तो याक्षरी, आधा नौ आधा तो याक्षरी। ऐसे जब 4 बार पढ़ लेंगे तो अंताक्षरी कहीं भी आएगा तो आप आराम से इसको लगा ले जाएंगे। अब देखिए सुषमा में पूछ दिया आपसे कि कौन सा सुषमा सही है, ठीक है। तो संयोग से यहाँ तो हम आपको बता देते हैं कि विकल्प ए ही सही है वर्तनी की दृष्टि से। ये पूछ रहा है सुषमा में किस सुषमा की वर्तनी सही है, तो यही सुषमा ऐसे ही लिखते हैं,
इसको भी याद करने का तरीका है, पहले छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर माँ। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे, मात्रा तो आप लगा लेंगे, यही सुषमा सही होता है। ठीक है, देखिए अब अगला सुषमा देखिए, ये सटसोड़ सा दिया है, ये नहीं सही होता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें दोनों में, इसमें ये स दे दिया है इसलिए ये गलत हो गया, और इसमें दोनों में छोटा सा दे दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि सुषमा जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है, ये सारी गलती हो गई, क्षमा करिएगा। ये इसका विकल्प जो है वो ए सही होगा, हमने गलती से जल्दी में बी विकल्प आपको बता दिया था, ऐसा नहीं, ये भी गलत है। ये छोटा सा और बड़ा सा दे दिए, ये भी आपका गलत है। सुषमा में हमेशा क्या होगा, ये विकल्प इसका सही होगा सुषमा का, ये प्रश्न में ही दे दिया था इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ। सुषमा में क्या होगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, छोटा सौ ऊ की मात्रा और षटसोड़ सौ और तब माँ। जनरली सुषमा लोग ये छोटा और बड़ा सौ का प्रयोग करके लिखते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रश्न कह रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनिए। अब ये कह रहा है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, आपसे यही पूछ रहा है। ओड़ा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है, आक प्रत्यय है या ऊ प्रत्यय है। तो आप जानते भी हैं घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय आएगा, तो घुमक्कड़ में आपका आ जाएगा अक्कड़ प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रत्यय है, आप निकाल लेंगे आसानी से। अब कह रहा है डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, तो आप जानते हैं डिबिया में, जैसे यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं या, आ, आई, ई, तो डिबिया में क्या आ गया, तो या प्रत्यय आ गया डिबिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछ रहे हैं, तो आप जानते भी हैं क्या लिखा है, भिक्षुक। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, आपको देखना पड़ेगा कि भिक्षुक में कौन सा है। अ प्रत्यय तो है नहीं, है ना, अ प्रत्यय तो है नहीं, तो कट गया। ऊ प्रत्यय है नहीं, उक और अक प्रत्यय में आपको समझना पड़ेगा। तो भिक्षुक उक कौन सा प्रत्यय होगा, उक प्रत्यय, यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। बहुत ही बढ़िया, वो पुनः वही पर्यायवाची इसने पूछ दिया, एक वहाँ पूछा था और एक यहाँ पूछा था। तो आप जानते भी हैं बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बादल, इसमें जैसे अगर देखेंगे आप, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। नीरद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, बादल के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, मेघ, धर, अभ्र, जिमूत, वारिधर, पयोध, जलद, जलधर, बलाधर, पयोधर, सारंग, ये होता है। ठीक है, अब आप देखिए, नीरज, अंबुज, उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, सरोज, अरविंद, सतपत्र, सरचित, सतीश, सरसिरुह, राजीव, कंज, पंकज, पांडे, ये सब किसके हैं, ये सब होता है कमल के। किसके हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची, बाकी ये दे दिया है। और बादल का सिर्फ एक पर्यायवाची यहाँ दिया है, कौन सा दिया है, नीरद दिया है। उसके बाद देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, तो सामान्य सा है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो क्या हो गया, वो जितेंद्रिय हो गया। बिना विकल्प के भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, वो जितेंद्रिय हो जाएगा। विकल्पों में देख लीजिए, दूरदर्शी वो होगा नहीं, देखिए दूरदर्शी है नहीं, दत्तचित्त है नहीं, कुशाग्र बुद्धि है नहीं, क्या हो गया, वो जितेंद्रिय हो गया। अब देखिए 58वां प्रश्न है, आहा आप आ गए में आहा शब्द है, क्या है आहा शब्द, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आहा शब्द, ये आपका आहा शब्द जो होगा, ये जब आप संज्ञा सर्वनाम अव्यय विशेषण जब इन चैप्टरों को ध्यान से पढ़ेंगे वहाँ से ये सही होगा। मेरा उद्देश्य ही है कि पहले मैं प्रश्नों को ऐसे ही आपसे प्रैक्टिस करवाते हुए हल करवाऊं। मैं हिंदी के जैसे 2011 का पेपर है, इसके बाद लगातार एक एक पेपर मैं लेके प्रतिदिन आऊँगा, और सारे पेपर्स के बाद जब आप एकदम रिन्यू हो जाएंगे कि हमें पर्यायवाची पढ़नी है, हमें उपसर्ग पढ़ना है, हमें तद्भव स्तंभ पढ़ना है, हमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना है, हमें मैंने ये सारे टॉपिक्स जब माइंड में क्लियर हो जाएंगे, बस इन सारे टॉपिक्स को एक एक दिन करके एक एक वीडियो के द्वारा मैं आपको बहुत कायदे से समझा दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे हैं तो कृपया आप विश्वास कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो प्रयास करूंगा, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको आपकी टीईटी परीक्षा में फ़ायदा अवश्य होगा। यहाँ हम आहा में ये देख रहे हैं कि आहा आप आ गए में आहा शब्द क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आहा शब्द जो है वो क्या है, ये अव्यय होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है पूछ रहा है। ये भी एक स्पेशल सा प्रश्न है, जो आपको पुल्लिंग दिखता है वो पुल्लिंग होता नहीं है। जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, जैसे अब आप समझिए, कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी कि इसमें से एक ही पुल्लिंग है, या तो नदी पुल्लिंग होगा, या पानी पुल्लिंग होगा, या इलायची पुल्लिंग होगा, या प्यास पुल्लिंग होगा।
अब आप सोचिए, नदी भी आपको स्त्रीलिंग लग रही है, पानी भी आपको लग रही है, इलायची भी लग रही है, प्यास थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं ना, ये पुल्लिंग पूछ रहे हैं भाई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझते ही हैं, तो पुल्लिंग पूछ रहे हैं, तो इसमें जो जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? विकल्प बी इसका सही उत्तर है, यानी कि पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। एकदम ध्यान रखने वाला बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। पानी पुल्लिंग है, बाकी नदी, इलायची और प्यास ये क्या हो गया? ये सारे स्त्रीलिंग हो गए, स्त्रीलिंग हो गए ये सारे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और अंतिम सवाल है, मुझे लगता है ये हिंदी भाषा का। ये कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो पवन का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो क्या हो जाता है? यहाँ देखेंगे, पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन होता है, और इसी को पवन कहते हैं, और ये विकल्प सी में यहाँ मिलेगा। ये मित्रों वर्ष 2011 के जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, वो प्रश्न थे जिनको हम हल कर रहे थे, बाकी विकल्पों को भी समझते हुए। और इसके बाद हम 2012 के हिंदी के प्रश्नों को लेके आएंगे। साथ ही साथ जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सभी वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको पढ़ने के बाद, ये कुल टोटल ज़्यादा प्रश्न पत्र नहीं है, कम ही प्रश्न पत्र हैं। ये जो परीक्षा 2021 में हुई थी, 23 जनवरी 2022 को जो हुई थी, तो ये कुल आपको 9-10 पेपर है, 9-10 वीडियोज़ में ये एक एक पेपर में हिंदी का क्लियर हो जाएगा, और उसी के बाद 9-10 वीडियोज़ और होगी जो हिंदी के टॉपिक्स हैं, वहीं से वो भी टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियोज़ आपकी टीटी की परीक्षा के पहले लेके आता रहूँगा और आपको अभ्यास कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।